हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। यूनिट 3 हमारी चल रही थी कॉम्प्लेक्स में। आज यूनिट 3 की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। इसमें एक दो थ्योरम है वो पढ़ा देंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद ये यूनिट खत्म। फर्स्ट हमारे पास कोई थ्योरम है। इस थ्योरम में हम करेंगे कि कोई भी पावर सीरीज है हमारे पास, अगर उस पावर सीरीज की कोई भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, अगर उस पावर सीरीज का मैं एक बार डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, पावर सीरीज का एक बार डेरिवेटिव कर दूं, तो जो डेरिवेटिव की जो नई पावर सीरीज आएगी, जो पावर सीरीज आएगी, जो डेरिवेटिव करने पर कुछ बनेगा वो भी पावर सीरीज बनेगी। तो वो पावर सीरीज बनेगी, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन, ये हमारे पास कोई पावर सीरीज है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा, जैसे डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड मान लेता हूं इसको, तो क्या बनेगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ए एन, तो क्या है कांस्टेंट है, ए एन का ए एन रहेगा, जेड टू दी पावर एन का क्या बनेगा, जेड टू दी पावर एन माइनस 1 और एन बाहर, ये ठीक है। अभी मत बोलना कि एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर कैसे आएगा, जब तक एन के ऊपर एन कुछ लिखा हुआ है ना कि एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो एन की कंडीशन लगती रहेगी। जब तक कंडीशन है तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। अगर कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, मतलब ये सारी चीजें, अगर इधर की साइड में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो वैल्यू बाहर आ सकती है। एन और एन बाहर नहीं आ सकते, जेड टू द पावर एन माइनस 1 भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस तीनों चीजें ही एन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास पावर सीरीज है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो आर है, तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही आएगी, ठीक है। एक तो ये थ्योरम है। इसके बाद एक थ्योरम और है कि एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है, ये हमारे पास कोई पावर सीरीज है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, आर कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इसकी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बना दिया मैंने, ये आर रेडियस है। तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, जो भी सर्कल बनेगा, एक आर अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो उससे जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर ये क्या होगा बताओ, जो पावर सीरीज है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। बाहर जितने भी हैं डाइवर्जेंट होती है, बाउंड्री के हैं हमें नहीं पता कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, चेक करना पड़ता है वापस रख करके, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पावर सीरीज जो है वो, उसकी अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, तो जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा उसके अंदर सारे पॉइंट कैसे होते हैं बताओ, सारे पॉइंट जो भी हैं वो कन्वर्जेंट के पॉइंट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो पावर सीरीज है, ये एफ ऑफ जेड जो है, ये इसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले सर्कल के अंदर हर जगह पे क्या बनेगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। इट मींस हर जगह क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है, विश्लेषिक फलन होगा। ये थ्योरम है अपनी सेकंड थ्योरम। ओके, फर्स्ट थ्योरम पे चलता हूं मैं, पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद प्रूफ करवाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता दिया है, अभी थ्योरम करूंगा तो समझ में आ जाएगा। थ्योरम है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, हिंदी में बोल दूंगा तो समझ जाना। टू पावर सीरीजेस, थ्योरम है 4.7.2, जो मेरे पास बुक है उसमें 4.7.2 है। टू पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n एंड समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1 have the same radius of convergence। एक पावर सीरीज ये, इसका डिफरेंशिएशन वाली पावर सीरीज ये, इन दोनों पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है। एक पावर सीरीज ये, एक पावर सीरीज ये, इन दोनों की ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है। ये थ्योरम है हमारे पास। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण का अभिसरण की त्रिज्या, ठीक है, अभिसरण की त्रिज्या समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभिसरण की त्रिज्या, ठीक है, सेम होनी चाहिए। देखो एक बार प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखो, हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होनी चाहिए। तो मैं पहले इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेता हूं कि क्या है, आर है, ठीक है। मैं बोलूंगा लेट रेडियस
ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n इज इक्वल टू r। r हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। इट मींस दैट इज मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे आएगी, 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट, आगे क्या आया था बोलो, सुपीरियर a n टू द पावर मोड उसकी पावर 1 अपॉन n। ये हमारे पास आ रहेगा, इस वाले कंडीशन से ये आएगा, r आएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, तो ये चेक कर लो एक बार। नाउ हमारे पास क्या है, नाउ अब सीरीज, नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज n इंटू ए एन इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1 n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी इसकी, देखो 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ ए एन टू द पावर, बताओ ए एन क्या है अब यहां पर, ये पूरा पूरा क्या है ए एन है, इसको मैं मान लेता हूं क्या है पूरा पूरा बी एन। भाई जो z के बाहर लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या होता है कांस्टेंट की तरह, तो पूरा पूरा कांस्टेंट आएगा ना यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा ये क्या बनेगा बी एन की पावर 1 अपॉन एन, ठीक है। अब बी एन की जगह ये लिख देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन की जगह n इंटू ए एन की पावर 1 अपॉन एन, ठीक बात है। इसको ओपन कर लो, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ये और ये दोनों पावर कर दो अलग अलग, मल्टीप्लाई में है दोनों पावर अलग अलग हो जाएगी, तो क्या बनेगा n टू द पावर 1 अपॉन n इंटू क्या बनेगा a n टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ n टू द पावर 1 अपॉन n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ a n टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है, 1 अपॉन n। अब ये वैल्यू क्या होती है बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था n टू द पावर 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताया क्या बताया था, 1 बताया था, प्रूफ भी करवाया था कि कैसे कैसे आता है ये चीजें बताया था। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई 1, सिर्फ ये बचा हमारे पास, तो क्या बनेगा टोटल इसकी वैल्यू हो गई 1। अब हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ a n टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में r1 मान लेता हूं, ठीक है, r1। तो अब हमारे पास क्या है 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू ये देखो क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है 1 अपॉन r है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r, कहां से आएगा बोलो, ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। तो देख लो 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इज इक्वल टू r1, ठीक है। तो यहां से क्या है बोलो r इज इक्वल टू r1, हेंस प्रूव, क्या प्रूव करना था हमारे पास कि दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है, तो दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, ठीक है। इसकी मैंने क्या मानी थी r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी r1 मानी थी, तो देखो r1 इज इक्वल टू r आ गया है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, ठीक है। आई थिंक ये 17 में आया है क्वेश्चन, ये 17 में आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, छोटा ही है क्वेश्चन, थ्योरम छोटी है लेकिन यहां पर अलग से भी आई हुई है और जो नेक्स्ट थ्योरम करवाऊंगा उसमें कम भी आएगी, तो इंपॉर्टेंट है। लिख लो एक बार सभी लोग, फिर आप कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, रफ कर देता हूं। याद रखना सीरीज और उसका एक बार डेरिवेटिव करने पर उन दोनों की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो सेम आएगी। अब बोलोगे सर एक बार डेरिवेटिव करने पर ही सेम आएगी क्या, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो सेम नहीं आएगी क्या, मैं बोलूंगा दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू ए एन टू दी पावर ए एन इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 2, सीरीज ये बनेगा इसका एक बार और डेरिवेटिव करने पर। तो आप बताओ इसकी और इसकी आरओसी सेम होगी क्या, बोलोगे सर हमें तो दूसरी बार डेरिवेटिव का तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा इसका तो सेम होता है ना, ये दोनों सेम होते हैं, तो सही बात है। अब इसको मैं कोई नई सीरीज मान लेता हूं, उसका डेरिवेटिव ये है, तो इन दोनों की भी सेम होनी चाहिए। अब ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके भी सेम होगा, ठीक है।
हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको यहां से क्या पता लगा, आपको यहां से पता लगा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, उसकी आरओसी आ गई कुछ भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसकी कितनी भी बार डेरिवेटिव निकालो उसकी आरओसी सेम ही रहनी है। आगे बात समझ में आ गई कि आरओसी सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी पावर सीरीज है, कोई भी पावर सीरीज है, उसकी जो आरओसी आ गई वही आरओसी उसके डेरिवेटिव्स की भी रहेगी। तो कितनी बार डेरिवेटिव कर दो उसकी आरओसी हमेशा सेम ही रहेगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में काम भी आएगी ये वाली थ्योरम, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट थ्योरम, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में समझना फिर। 4.7.3 मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये आई हुई है, बहुत बार आई हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 8 में, 11 में, 15 में, 16 में, उससे पहले भी आई हुई है 6 में, 3, 2007-8 बार आई है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। समझने की पूरी कोशिश करना। फिर भी आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है, या फिर 1-2 पॉइंट समझ में नहीं आया ढंग से, या फिर समझ में ऐसे नहीं आ रहा कि सर हम कैसे सोच पाएंगे ऐसे, तो एक दिन के लिए याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम ही है कल परसों तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद करके चले जाना, आने के पूरे चांसेस हैं इसको, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास, द पावर सीरीज represents an analytic function inside its circle of convergence। हिंदी मीडियम वाले देखो, एक घात श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन निरूपित करती है, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी अटपटा है, बाकी इंग्लिश में समझ लो, है ना, हिंदी में समझ में आ जाएगा। पावर सीरीज है हमारे पास, हाँ, पावर सीरीज है, क्या रिप्रेजेंट करती है, एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसके अंदर, इनसाइड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर सीरीज दे रखी है, समेशन an z to the power n, ये हमारे पास कोई पावर सीरीज दे रखी है, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी r, उससे जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया हमारे पास ये r, ठीक है। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, अब ये जरूर नहीं कि ये इसके ऊपर ही बने, है ना, ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म अगर मैं ये लिखूंगा an z माइनस a to the power n, ठीक है, तो इसकी जो भी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो ए पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट है, उसके ऊपर सर्कल बनेगा आर रेडियस का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 0 पॉइंट लिया है, एक जगह 0 लिया है, तो हमने 0 पॉइंट पे रखा है, ये ए हमारे पास क्या बनेगा, 0 बन गया। इस वजह से मैं बार बार ये आर रेडियस का ओरिजिन के ऊपर बना देता हूँ। ध्यान रखना, ये हमेशा ओरिजिन के ऊपर आए, ऐसी कोई बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये आएगा तो ऐसा आएगा, ये आएगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी हैं, तो वहां से देख लेना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है, सीरीज an z to the power n, ठीक है, इसकी आरओसी आ गई r, इसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो आ गया, मान लो ये r रेडियस का। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो r रेडियस का जो सर्कल आया है, इस सर्कल के अंदर, बाउंड्री पे नहीं, इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड, इनसाइड मतलब सिर्फ अंदर, इधर इधर अंदर, ये क्या बनेगा, ये जो पावर सीरीज का जो फंक्शन बनेगा f ऑफ z, ये क्या बनेगा, एनालिटिक फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, एनालिटिक फंक्शन बनेगा। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होता है बताओ, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है बोलो। एनालिटिक फंक्शन मतलब एक फंक्शन जो किसी एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर तो डिफरेंशिएबल हो ना हो पता नहीं, लेकिन उसके जो आजू बाजू में है, ठीक है, नेबरहुड में है, वहां पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है।
नहीं सॉरी, खुद पॉइंट के ऊपर भी और उसके आसपास में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है, तो ये एनालिटिक कब होगा, एनालिटिक कब होगा, तो मैं बोलूंगा ए पॉइंट के ऊपर ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, इस ए पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, और इसका जो नेबरहुड है, इस नेबरहुड में भी ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाकर के ये फंक्शन इस नेबरहुड के अंदर, ये इस रीजन के अंदर क्या होता है, एनालिटिक होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस सर्कल के अंदर ये क्या आना चाहिए, एनालिटिक आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या प्रूव कर दूं, इस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर ये जो है ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, इट मींस डिफरेंशिएशन इसका जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी एफ डैश जेड निकालूं तो वो कोई जी जेड के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब एनालिटिक है, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री नहीं लिखी है इसने, देखो सिर्फ इनसाइड बोला, इसका मतलब अंदर अंदर वाला पोर्शन बता रहा है, अंदर वाला पोर्शन, तो अंदर वाला पोर्शन बाउंड्री बता देंगे तो ओपन की तरह ट्रीट करता है। तो कोई भी आप पॉइंट लोगे तो उसके बाहर आप एक नेबरहुड बना सकते हो ना, जो इसी के इस रीजन के अंदर ही रह जाएगा। कोई भी पॉइंट लोगे उसके अंदर एक बाउंड्री तो ले नहीं सकते, बाउंड्री लोगे तो उसका रीजन बनाओ, इंटरवल बनाओगे तो सॉरी जो नेबरहुड बनाओगे तो बाहर जा सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसने बोला कि सिर्फ अंदर अंदर की बातें करनी है। अंदर की बातें मतलब अगर इसे बाउंड्री से जस्ट थोड़ा सा भी अंदर लोगे तो भी एक नेबरहुड बना सकते हो, छोटे छोटा जो इसके अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि खुद पॉइंट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल और उसके नेबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल, इट मींस आपको एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और जी ऑफ मतलब कोई भी अगर इसका डिफरेंशिएशन हमने जी ऑफ जेड मानो तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर जी ऑफ जेड के बराबर आ जाए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, किसके ऊपर, खुद पॉइंट के ऊपर, उसके नेबरहुड के अंदर भी। तो मैं बोलूंगा इस पूरे पूरे अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेता रहूं और उसका नेबरहुड भी लेता रहूं, उन सब के ऊपर अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। ओके, प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी मैंने आउटलाइन बता दी है। अगर आप बुक से भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक में पता नहीं चल रहा ना ऐसा क्यों कर रखा है, ठीक है, वो मैंने बता दिया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड टू द पावर एन समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज ए पावर सीरीज, इज ए पावर सीरीज and g of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity n into a n into z to the power n minus 1 is another power series which is derivative of f of z। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये अभी हमें एक तरीके से प्रूव करना है। ओके, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है क्या, f डैश z इज इक्वल टू f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h, ये होता है क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये होता है क्या। ये हमने क्या माना कि एफ डैश जेड की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एच के बराबर कब आएगी, ठीक है। तो अभी ये मत मानो, ये आप ये मानो कि ये अलग से कोई पावर सीरीज है, ठीक है। ये तो क्योंकि हमने जो अभी लिख दिया था ये तो प्रूव करना था, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, एफ डैश जेड ये होता है। मैं बोलूंगा कि एफ डैश जेड को उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, देखना ये उधर जाएगा तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये माइनस ये जो फंक्शन माइनस ये करूंगा तो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि ये इधर माइनस में जाएगा इधर 0 बचेगा, ठीक। अब मेरे को ये दिखाना है कि एफ डैश जेड जो है वो जी ऑफ जेड ही है, ठीक है। तो कैसे दिखाऊंगा मैं बोलूंगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ ऑफ नहीं सॉरी जी ऑफ जेड, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या, धीरे धीरे ये वैल्यू 0 की तरफ चली जाए, ये जो वैल्यू है वो 0 की तरफ चली जाए। इट मींस क्या है, ये वाली वैल्यू बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो जाएंगे ना, ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगी लास्ट में, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो, ठीक। ये मतलब हम लास्ट में समेशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 0 है क्योंकि ये ऐसा होता ही है। तो मैं बोलूंगा ना कि एफ डैश जेड और जी ऑफ जेड देखो सेम है,
इट मीन्स मैं क्या बोल दूंगा, ये माइनस ये जीरो की तरफ चला जाए तो मैं बोलूंगा जी ऑफ जेड जो है वो एफ ऑफ जेड का क्या है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, मतलब डेरिवेटिव है। ओके, अवकलन है, ठीक है। हाँ देखो, तो मेरे को क्या करना है, ये माइनस ये पोर्शन लेकर के चलता हूं और आगे उसको जीरो की तरफ टेंड करवा दूंगा, लास्ट में कोई ऐसी वैल्यूज रख करके जीरो की तरफ जाता हुआ दिखा देंगे, तो मैं बोलूंगा ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये क्या होता है, एफ डैश जेड होता है, ये इज इक्वल टू ये होगा, इट मींस एफ ऑफ जेड, सॉरी एफ डैश जेड जी ऑफ जेड के इक्वल आ गया, तो डिफरेंशिएशन हो गया एफ ऑफ जेड का। इसका मतलब हर एक पावर सीरीज को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसके अंदर, जेड हमें उस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर से ही लेने हैं सारे के सारे जेड, ठीक है। तो बोलूंगा सारे के सारे जेड जितने भी अंदर हैं पॉइंट्स, उन सब के ऊपर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन सब के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस ये उन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन है, उनके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएशन है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्यों, ये जो पॉइंट्स है इसकी बाउंड्री हटा दो, बाउंड्री हटाने का मतलब है ये ओपन है, अब इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का नेबरहुड ले सकता हूं, छोटे छोटे नेबरहुड, ये नेबरहुड लो, ये डॉट 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 का मतलब है कि ये डॉट डॉट है नहीं एक्चुअल में, ये मैंने दिखा रखा है कि भाई ताकि आपको पता लग जाए कि यहां तक हमें बाउंड्री लेनी है। इसकी बाउंड्री मतलब खुला हुआ रखो, उसके अंदर हर एक पॉइंट का देखो ओपन ओपन नेबरहुड आ सकता है, कितना ही पास में ले लो उसका छोटा सा नेबरहुड बना दूंगा मैं, जो इससे बाहर नहीं जा रहा। इट मींस ये सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर डिफरेंशिएबल है, इट मींस इनके नेबरहुड भी तो आएगा ना उसमें, ठीक है। तो पॉइंट्स के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल, इट मींस वो क्या बन जाएगा, एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। तो ये एनालिटिक प्रूव कर देंगे। अब फाइनली हमें इसको जीरो की तरफ लेकर के जाना है, ये दिखाना है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या माना, जो भी हमारे पास सर्कल वगैरह है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, कैपिटल आर, ठीक है। ये रीजन है जिसके अंदर हमारे पास पूरा पूरा एफ ऑफ जेड जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, आरओसी हो गई है। अब मैं बोलता हूं इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक। अब मैंने क्या कहा था कि एफ ऑफ जेड इज कन्वर्जेंट इनसाइड मोड जेड लेस देन आर। इस क्षेत्र के अंदर, इस रीजन के अंदर ये कन्वर्जेंट होगी ऑलवेज। अब इसके अंदर कन्वर्जेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि आर से छोटी कोई स्मॉल आर में ले लेता हूं तो वहां पर भी कन्वर्जेंट होगी। तो मैं बोलता हूं लेट आर लेस देन स्मॉल आर, देन मोड जेड लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर, देन एफ ऑफ जेड इज कन्वर्जेंट इनसाइड मोड जेड लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर। मतलब आर इसके अंदर और ले लिया, तो मैंने कहा कि इसके अंदर और छोटा सा एक सर्कल बना देता हूं मैं। इसकी यहां से रेडियस है कितनी, स्मॉल आर है, ठीक है, ये हो गया। अब इससे और भी छोटा मैं एक पॉइंट लेता हूं, इसके अंदर और भी एक छोटा पॉइंट लेता हूं, जैसे यहां पर हमारे पास कोई जेड पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ए वाला है, जिसको मैंने अभी जीरो मान रखा है, यहां पर ए नहीं ना कुछ भी, तो ये जीरो है मान लो। तो यहां से यहां तक की इसके अंदर वाली जितनी पॉइंट है ये, इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं रो, इसकी रेडियस मैंने क्या मानी, रो, ठीक है। अभी इतना करना है हमें, मतलब यहां से यहां तक की पॉइंट की। तो देखो आर बड़ा है कि रो बड़ा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, रो छोटा है, आर उससे बड़ा है, और कैपिटल आर सबसे बड़ा है। अब देखो हमारे पास एच काम आ रहा था, यहाँ पे एच काम आ रहा था, एच, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ एच काम आएगा ना इधर, तो उसका मोड जो है हमने वो मान लेंगे नीटा, और यहाँ पे और भी जो चीजें काम आएंगी उनका उस हिसाब से मानते रहेंगे, ठीक है। इतना देखो। अब मैं बोलूंगा यहां से नाउ क्या करना है, मैं बोलो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड का मोड क्या आना चाहिए, का मोड क्या आना चाहिए। अब देखो इसका मोड क्या आएगा, जो हमें वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। नाउ मोड एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी ऑफ जेड, इसका मोड अगर लेस देन जीरो आ जाए, मतलब जीरो की तरफ टेंड कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब इसका टोटल वैल्यू हमें लगभग जीरो निकालनी है। तो जो एफ ऑफ जेड है पहले वो तो रख दो, एफ ऑफ जेड क्या है, ये है। अब एफ ऑफ जेड प्लस एच रखूंगा तो क्या लिखा जाएगा बोलो,
जहां जहां पर जेड है वहां पर जेड प्लस एच, तो क्या लिखूंगा देखो, एफ ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, समेसन ए एन इंटू जेड प्लस एच की पावर एन। ध्यान रखना एन और एच में थोड़ा डिफरेंस है ना, तो मैं एच को ऐसे लिख देता हूं, ऐसे, उसकी पावर है एन, ये भी एच है, ये भी एच है, ठीक। फिर माइनस ये एफ ऑफ जेड क्या है बोलो, ये डायरेक्ट समेसन ए एन जेड टू दी पावर एन अपॉन एच, बाहर मोड माइनस जी ऑफ जेड क्या है हमारे पास, जी ऑफ जेड है ये है, लिख दो जी ऑफ जेड, माइनस यहां पे लिख देता हूं, क्या है, समेसन एन इंटू ए एन इंटू जेड टू दी पावर एन माइनस वन, ये मोड है हमारे पास z माइनस वन, जेड टू दी पावर n माइनस वन, ये है हमारे पास। आई होप ये दिख रहा हुआ है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को सोल्व करना है हमें, तो आपको क्या करना है, ये जो समेसन वाला पार्ट है, समेसन वाला पार्ट बाहर लिख लो एक बार, समेसन वाला पार्ट बाहर लिख लो, लिखो भाई लिखो, क्या बनेगा देखना, ये सब वैल्यू मैं इधर रहने देता हूं, ये तो सब ठीक है, यहां से लिखता हूं मैं, समेसन एन बाहर ले लूं तो क्या बनेगा देखना, बाहर मोड समेसन ए एन, यहां से समेसन ए एन, ये अपोन में नहीं है, माइनस में है, ठीक है, नीचे यहां आगे था माइनस में, यहां पर ये जी ऑफ जेड की वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है, ए एन, ये आ गया, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। अंदर क्या बचा देखो एक बार, अंदर क्या बचा हमारे पास, जेड प्लस एच की पावर एन माइनस जेड टू दी पावर एन अपॉन क्या बना है, एच, माइनस यहां से क्या चला गया देखो, समेसन ए एन चला गया, तो एन बचा और जेड टू दी पावर एन माइनस वन चला गया, बचा, तो क्या बनेगा, एन इंटू जेड टू दी पावर एन माइनस वन बचा। ये पहले तो ब्रैकेट बंद और उसके बाद मोड बंद, ठीक बात है, समेसन ए एन चला गया, समेसन ए एन चला गया, समेसन ए एन चला गया, तो एन बचा यहां पर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, अब हमें पता है जैसे ही मोड अंदर जाता है तो यहां पर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, जैसे जेड प्लस जेड वन का मोड, जेड वन प्लस जेड टू का मोड मान लो, ये क्या बोलता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू। इसका मतलब क्या है, समेसन के अंदर अगर अपने पास क्या जाता है, मोड जाता है, तो लेस देन इक्वल टू बाहर छोड़ के जाता है और सबके ऊपर मोड लग जाता है, तो जब समेसन के अंदर मोड जाएगा तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, और अंदर चला गया मोड, क्या बोलो z प्लस एच टू दी पावर n माइनस जेड टू दी पावर n अपॉन h माइनस n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं ये सारी की सारी कैलकुलेशन साइड में कर रहा हूं, ठीक है, आपकी बुक में कहीं की हुई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगी कैलकुलेशन, तो इस यहां तक मैं रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है, इधर वाला आप लोग लिख चुके होगी शायद, ये लिखे हुए तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। हमें क्या करना है, हमें इसके इक्वल टू 0 दिखाना, मतलब ये जो वैल्यू लेके जा रहे हैं इसको 0 की तरफ टेंड करवाना है लास्ट में, ठीक है। इसको देखो प्रूफ नहीं, इसके आगे देखो, ऊपर वाली वैल्यू सोल्व करता हूं मैं, क्या बनेगा, z प्लस एच की पावर n, बोलो क्या होता है, ये होता है कि देखना एक बार, n सी 0 z टू दी पावर n इंटू एच टू दी पावर 0। बोले सर ये क्या लिख रहे हो, देखो x प्लस वाई की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, n सी 0 x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर 0 प्लस n सी 1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर 1 प्लस n सी 2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 प्लस सोन, लास्ट में क्या जाता है देखो, x टू दी पावर n था, y की पावर 0 था, ये घटता जाता है, इसकी पावर घटती जाती है, इसकी पावर बढ़ती जाती है, तो लास्ट में क्या हुआ, प्लस n सी n माइनस 1, यहाँ 0 था तो यहाँ पर 0 था, देखो इन दोनों का सम n है, तो क्या बनूंगा, x टू दी पावर 1 इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1, क्यों, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 1, 0 0 1 1 2 2, इन दोनों को सम करने पर n, तो इन दोनों को सम करने पर n आ रहा है, देख लेना आराम से, ठीक है, और प्लस n सी n x टू दी पावर 0 इंटू वाई टू दी पावर n, ये आता है, तो ये सेम यहां पर लगाओगे तो क्या बनेगा, n सी 0 की वैल्यू क्या होती है 1,
इतना तो कर सकता हूँ, बीएससी में आ गए आप थर्ड ईयर में, प्लस फिर बोलो तो ये भी हटा देता हूं मैं, तो क्या अब क्या बनेगा बोलो, प्लस NC1, NC1 क्या होता है, n होता है, तो n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच, प्लस फिर क्या होता है NC2, NC2 क्या होता है बोलो, NC2 क्या होता है देखना एक बार, NC2 n फैक्टोरियल अपॉन टू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या बनेगा ऊपर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन, तो क्या बना हमारे पास n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 2 इंटू जेड एच टू दी पावर 2, ये बनेगा। इसके आगे पूरा सोल्व नहीं करेंगे, डॉट 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 लगाएंगे और लास्ट में क्या जाएगा बोलो, डॉट 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 डॉट, यहां पर ये, तो ये भी थोड़ा बड़ा बनेगा, ये लास्ट वाला टर्म लिख देता हूं, तो NCN क्या होता है 1 होता है, तो NCN 1 x टू दी पावर 0 मतलब z टू दी पावर 0, z टू दी पावर 0 1, y टू दी पावर n मतलब h टू दी पावर n, तो क्या बनेगा h टू दी पावर n बचेगा लास्ट में। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई बोलो, इसकी वैल्यू आई है। अब यहां पर रख देना ये सारी चीजें, तो क्या बनेगा देखना, z प्लस h टू दी पावर n इजिकल टू क्या बनेगा बोलो, नहीं माइनस z टू दी पावर n अपॉन h और लिखा हुआ है, टोटल के अंदर से z टू दी पावर n घटाना है और h का डिवाइड करना है, तो देखो इस टोटल के अंदर से z टू दी पावर n घटाऊंगा तो ये गायब, सिर्फ ये बचेगा, उसमें h का भाग लगाऊंगा तो यहां से h गायब, यहां से एक h गायब, यहां से, तो क्या बनेगा देखना n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच तो आना ही नहीं है क्योंकि एच से एच कट गया। ये थोड़े ना आप लोग कर सकते हो आराम से मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बीएससी में हो चुके क्या, पास होने जा रहे हो, ठीक है, आप कोरोना में पढ़ाई नहीं की वो बात अलग है, प्लस लास्ट में ये सब तो बचा रहेगा, लेकिन ये h की पावर n है, नीचे h है, तो क्या बनेगा h टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ये वैल्यू यहां की, ये वाली वैल्यू की वैल्यू निकाली है मैंने, ये वाली जो लिखी हुई है। अब लास्ट में ये सारी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1 घटाऊंगा इसके अंदर से, तो मैं बोलूंगा लास्ट में n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो देखो ये से ये कट गया, तो फाइनली जो अंदर वाला पूरा मैटर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई बोलो, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 2 इंटू h, n और h थोड़ा सेम लगेगा और x भी 3 का जैसे लगेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्लस सोन h टू दी पावर n माइनस 1, ये बनेगा। इसकी जगह ये बना तो ये लिख देता हूं मैं, लेस देन इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, अंदर क्या बनेगा बोलो, अंदर बनेगा हमारे पास ये सारी चीजें, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस सोन प्लस h टू दी पावर n माइनस 1 का मोड, ये वैल्यू आएगी हमारे पास टोटल, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि लेट, ये वाला रफ कर दूं, इधर कैसे कैसे आया है ये सब, ठीक है, रफ कर देता हूं। देखो क्या बचेगा हमारे पास, इधर में जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा था देखना, सर्कल बनाऊंगा वापस से, ये r रेडियस पूरी, इसके अंदर मैंने बोला कि एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, उसके अंदर कोई पॉइंट माना मैंने z, ये z पॉइंट माना, मतलब इसके अंदर सारे पॉइंट हैं, तो ये हमारे पास 0 पॉइंट था। तो बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कितनी मानी थी, O टू Z, कितनी डिस्टेंस मानी थी मैंने बोलो, रो मानी थी, रो की वैल्यू क्या होगी बोलो, 0 से z तक की डिस्टेंस क्या होती है, मोड z की वैल्यू कितनी है बोलो, रो आई, ठीक है। अब बोलो 0 से यहां तक की कोई है, तो ये हमारे पास r है, r हमारे पास बड़ा ही ऑब्वियसली, तो मैं बोलूंगा, और साथ में क्या रखा है, रो ग्रेटर देन, नहीं लेस देन r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब मैंने बोला था h और आएगा हमारे पास, तो h की वैल्यू मैंने क्या माननी थी, मैं बोलूंगा लेट मोड h इज इक्वल टू नीटा, ठीक है, जीटा नीटा बोल देते हैं लोग इसको। अब देखो h जो है, h मेरे को हमेशा मिनिमम से मिनिमम करना होता है, h टेंडिंग टू 0 करते हैं हम, क्या करते हैं, h टेंडिंग टू 0 करते हैं,
ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब डिफरेंस जो है, ये जो एच है ये हमेशा हम लिमिट में क्या कहते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कहां से आती है, लिमिट से आती है, ठीक, वहां पे हमेशा एच टेंडिंग टू जीरो करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए पीछे लंबी कहानी है और बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा, है ना, बाद में बताएंगे कभी। तो एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, तो मैं बोलूंगा मोड एच की वैल्यू मैंने नीटा मानी थी, तो इसका मतलब क्या है कि नीटा की वैल्यू भी जीरो की तरफ टेंड करवाएंगे लास्ट में, ठीक है, नीटा की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करवाएंगे। ओके, अब ये सारी चीजें उठा करके इसमें रखनी है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें उठाकर यहां रखनी है। तो बोलो क्या आएगा यहां से, ये हमारे पास है, पहले इसकी वैल्यू देख लो आप, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, मतलब साइड में लिखने की चीजें हैं। यहां से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ये अब इनमें देखो, अगर मैं ये लिखना चाहूं z प्लस एच टू दी पावर n लिखना चाहूं, तो z प्लस एच टू दी पावर n क्या क्या आता है बोलो यहां से, z प्लस एच टू दी पावर n क्या बनेगा, ये बनता है कि देखो क्या, z टू दी पावर n प्लस n इंटू जेड टू द पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड टू द पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस सोन प्लस h टू द पावर n माइनस वन, लास्ट में जेड टू एच टू दी पावर एन, एच टू दी पावर एन, ये बनता है हमारे पास लास्ट में, ठीक है। अगर इस चीज को मैं ये बनाना चाहूँ तो देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यहां से और यहां तक की वैल्यू दे रखी है, बस ये एच का डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा ऊपर नीचे एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी हमने काटा था उससे ऊपर नीचे एच के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली चाहिए, ये इतना, तो मैं बोलता हूं ये इतनी चीज हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड कर दो, इसमें ऐड कर देंगे और घटा भी देंगे, तो ऐड कर देंगे तब तो हमारे पास ये पूरी इसमें ऐड करेंगे ये वाला आइटम, तो ये बन जाएगा, और घटाएंगे तो ये लास्ट में पड़ा रहेगा हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो क्या बनेगा, समेशन लेस देन इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन, मोड है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू जेड टू द पावर n माइनस टू इंटू एच, या फिर इसको कर लो मोड अंदर ले जाओ, पहले मोड अंदर ले जाओ, मोड अंदर लेके जाएंगे मोड अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा, समेशन ए एन, मोड अंदर ले गए, हर एक के ऊपर मोड लगाएंगे तो वापस से लेस देन इक्वल टू, इसका भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड टू द पावर n माइनस टू इंटू एच, इसका मोड, ठीक है, प्लस सोन प्लस h टू द पावर n माइनस वन का मोड, ये बनेगा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख दो, मोड जेड की वैल्यू क्या होती है रो, h की वैल्यू क्या होती है, मोड h की वैल्यू क्या होती है नीटा, तो क्या बनेगा, इक्वल टू, मतलब ये लेस देन इक्वल टू वाला क्या चल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू वाला लगा सकते हो, समेशन ए एन, अंदर क्या बनेगा बोलो, ये n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो, रो की पावर n माइनस वन, सॉरी रो की पावर n माइनस टू इंटू एच क्या है नीटा, नीटा की पावर वन प्लस सोन, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सोन प्लस यहाँ पे नीटा की पावर n माइनस वन। अब नीटा की पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा बोलो, समेशन ए एन अंदर बनेगा अपॉन नीटा कर दिया बाहर, तो क्या बनेगा, ये रो की पावर n माइनस टू, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीटा स्क्वायर, और बाहर है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू प्लस सोन प्लस नीटा की पावर n। अब बताओ जो मैंने अभी लिखा था वहां पर किस किस चीज की जरूरत पड़ रही थी मेरे को, z टू द पावर n प्लस n इंटू जेड टू द पावर n माइनस वन इंटू एच की जरूरत पड़ रही थी, तो वो मैं जोड़ भी दूंगा और इसमें घटा भी दूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि प्लस क्या किया, ये कंप्लीट करने के लिए रो टू द पावर n प्लस n इंटू रो की पावर n माइनस वन इंटू नीटा, ये मैंने एक बार जोड़ा और एक बार सेम चीज मैंने क्या कर दी, घटा दी, रो टू द पावर n प्लस n इंटू रो टू द पावर n माइनस वन इंटू नीटा, एक बार जोड़ दी और एक बार घटा दी, ठीक है।
ये यहाँ से सिर्फ बाहर 2 टर्म आएंगी, एन वाली 1 माइनस, ये बात सही है सबको? ठीक है। अब ये देखो, ये टोटल मिलकर के क्या बनेगा, देखो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, समेशन ए एन अपॉन नीटा, अंदर क्या बन जाएगा, ये टोटल वैल्यू क्या बन गई, रो प्लस नीटा की पावर एन बन गई अंदर, यहां तक की ये सारी वैल्यू मिलकर के ये बन गई है। आराम से तसल्ली से देख लेना, माइनस रो टू दी पावर एन माइनस एन इंटू रो टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू नीटा, ये वैल्यू आई हमारे पास फाइनली। ठीक, अब देखो बाहर समेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर सोल्व करके देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अभी आ गया तो मैं इसको समेशन अंदर लेके जाऊंगा, यहां पे है ना एन 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 सबके ऊपर लग रहा है, तो मैं बोलूंगा ये क्या बनेगा, देखो लेस देन इक्वल टू समेशन ए एन अपॉन नीटा, नीटा कोई काम भी नहीं है तो इसको वैसे बाहर ले सकते हो, 1 अपॉन नीटा, नीटा के ऊपर एन थोड़ी ना है, तो ये तो एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक लग रहा है, इसमें नीटा तो एन तो है नहीं, तो ये बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बना, रो प्लस एन टू दी पावर एन माइनस रो टू दी पावर एन माइनस एन इंटू रो टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू एन, ये हमारे पास टोटल बनेगा। ठीक है, हम कुछ मिस कर रहे हैं शायद, हाँ देखो ये अब एन जो है हमारे पास मॉडल लगा हुआ था ना एन के ऊपर भी, हाँ एन के ऊपर मोड तो था ही, अंदर भेज दिया तो क्या हुआ, इसके ऊपर तो था ही नहीं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद अंदर गया ना तो एन सबके ऊपर मोड लगा। अब देखो एन मोड की वैल्यू हमें नहीं पता, देखो तो मैं बोलूंगा समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन, आर ओ सी क्या थी बोलो, आर थी इसकी, तो मतलब इसके अंदर जितना भी था उन सबके ऊपर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर थी इसके, है ना, इसके अंदर जितने भी इस आर ओ सी के अंदर जितने पॉइंट थे उन सबके ऊपर ये है कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूंगा कि आर लेस देन आर, मैंने एक स्मॉल आर माना था, तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास अगर आर थी तो इसके अंदर जो छोटा वाला आर है इसके ऊपर भी तो ये कन्वर्जेंट ही है, कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, बाउंडेड होती है, तो मैं बोलूंगा इस आर के ऊपर ये ऑलवेज क्या होगा बोलो, बाउंडेड होगा। जब मैं जेड की जगह आर रख दूंगा, मतलब इसका मोड निकालू अगर मैं समेशन मोड ए एन जेड टू दी पावर एन, तो इस पूरी सीरीज का क्या होगा, मोड लगाने पर मतलब कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसको बाउंडेड चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर मोड लगाते हैं, बोलते हैं किसी के वैल्यू से छोटा जाए, किसी फाइनाइट वैल्यू के से छोटा जाएगा अगर इसका मोड, तो मैं बोलता हूँ एफ ऑफ जेड क्या है, बाउंडेड है। तो इसको बाउंडेड चेक करना है हमें, क्यों, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट है तो उसके अंदर बाउंडेड तो होगी, कन्वर्जेंट मतलब कोई भी सारी टर्म्स किसी एक पॉइंट की तरफ चली गई, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुए और एक पॉइंट की तरफ जाके खत्म हुए, तो उधर भी बाउंडेड इधर भी बाउंडेड। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो ऑलवेज बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड है इसका मतलब क्या है कि किसी के वैल्यू से ऑलवेज छोटा ही होगा इसका ये। अब देखो मोड चेक करो, इसका क्या बनेगा, समेशन ए एन का मोड इंटू जेड टू दी पावर एन का मोड लेस देन के, अब ये बचा समेशन ए एन और ये मोड जेड की पावर एन, तो मोड जेड क्या लिख सकता हूं बोलो, कैपिटल आर, तो लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आर से छोटा ही है, जेड की मोड निकालूं तो आर से छोटा ही है, लेकिन स्मॉल आर तो उसके अंदर ही है ना, तो स्मॉल आर लिख सकता हूं, तो मोड जेड की वजह क्या लिख दूंगा, स्मॉल आर तो क्या बनेगा, के अपॉन स्मॉल आर की पावर एन। तो समेशन ए एन की पावर सॉरी समेशन ए एन का मोड क्या आएगा, लेस देन के अपॉन आर एन, ये भी थोड़ा साइड में लिख लेना है ना, बीच में रह गया था, या फिर यहाँ पर लिख देना, लाइन खींच के इधर ही लिख लेना। ठीक है, तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन नीटा, ये क्या बनेगा, के अपॉन आर टू दी पावर एन, इसी अंदर वाले की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, ये इन सबके ऊपर भी बाहर समेशन है। ठीक है, इसका समेशन खत्म हुआ है अभी, इसका समेशन बचा हुआ है, तो इनका समेशन लगा दो, समेशन रो प्लस एन टू दी पावर, तो इस आर को अंदर भेजूंगा तो क्या बनेगा, अपॉन आर की पावर एन, के है बाहर चला जाएगा, के कांस्टेंट है, माइनस आर रो अपॉन एक आर टू दी पावर एन था, तो आर टू दी पावर एन माइनस एन इंटू ये क्या बनेगा बोलो, रो की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, तो ये पावर एन कर दिया मैंने, पावर एन, और यहाँ पे एक ऊपर -1 था उसको मैंने क्या दिया, नीटा अपॉन रो भेज दिया, ऊपर वाले -1 को ये भेज दिया नीचे। ठीक है,
इस सब के ऊपर समेशन लगा हुआ है, ठीक है, तीनों के अंदर समेशन लगा हुआ है। तो क्या बनेगा देखना वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना देखना। 1 रखूंगा तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, नहीं n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है ना, 0 रखूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस फिर रो अपॉन n अपॉन r, फिर रो अपॉन n अपॉन r की वैल्यू 2 प्लस सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। तो देखो AP है कि GP है, ये GP है, देखो इसमें हर एक रो प्लस n अपॉन r की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है हमेशा। तो इसकी इनफाइनाइट सीरीज का समेशन क्या होता है बोलो, 1 अपॉन 1 माइनस r। r क्या है हमारे पास टोटल, ये r है ना, वो r अलग था, ये टोटल r क्या है जो जिससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो, तो मैं बोलूंगा रो प्लस n अपॉन रो प्लस नीटा अपॉन r। तो ये r ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा इधर, तो r अपॉन r माइनस रो माइनस नीटा, इसकी वैल्यू तो हो गई ये। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा बोलो, हमेशा रो अपॉन r रो अपॉन r रो अपॉन r का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका समेशन क्या बनेगा देखना, क्या बनेगा देखना 1 अपॉन 1 माइनस r, r क्या है रो अपॉन r, तो रो अपॉन r, तो वैल्यू r ऊपर देगी तो r अपॉन r माइनस रो, तो ये बनेगा r अपॉन r माइनस रो। उसी टाइप से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो n है बाहर देखना, n भी है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कोई स्पेशल काइंड की होती है, मैं इधर रफ कर देता हूं, ये थोड़ी बड़ी थ्योरम है। मे भी आपको लगे कि सर कहां चल रहे थे, कहां पहुंच गए, पता ही नहीं, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू रो अपॉन r की पावर n इंटू नीटा अपॉन रो, नीटा अपॉन रो। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी हमें, इसकी अब देखो नीटा और रो में तो n है ही नहीं, तो इसको तो बाहर निकाल लो यहाँ पे, तो क्या बनेंगे नीटा अपॉन रो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनके ऊपर तो n का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, n इंटू रो अपॉन r की पावर n। समेशन देखो s मान लेता हूँ इस टोटल वैल्यू को s, तो s इक्वल टू क्या आएगा बोलो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू रो अपॉन r की वैल्यू की पावर n, तो क्या बनेगा n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 इंटू रो अपॉन r, एक बार 0 रखते हैं तो 0 बन जाएगा। देखो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, तो टोटल 0, फिर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा 1 इंटू रो अपॉन r प्लस 2 रखूंगा तो 2 इंटू रो अपॉन r की पावर 2 प्लस 3 इंटू रो अपॉन r की पावर 3 प्लस 1। अब आप बोलोगे AP है कि GP है, देखो 1 2 3 बढ़ता हुआ जा रहा है एक एक, लेकिन रो अपॉन r रो अपॉन r रो अपॉन r का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मतलब AP प्लस GP, तो इसको बोलते हैं AGP, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं AGP, है ना, ये स्पेशल काइंड की होती है। इसमें क्या करते हैं, जो S हमने माना है तो हम क्या करते हैं, जिसका डिफरेंस हो रहा आ रहा है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो r रो अपॉन r का डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो मैं बोलूंगा इधर s इंटू रो अपॉन r से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्पेशल मतलब इसका ऐसा ही है। आप 12th में जाकर के सोल्व करोगे ना APGP, तो उसमें भी उस टाइम पे भी ऐसे बताया होगा, अगर किसी ने जेईई की प्रिपरेशन की है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्यों कर रहे हैं। इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि जो जिसका डिफरेंस आ रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जिस चीज में हर एक टर्म में जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, उससे पूरे s को मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। यहां पर तो 0 प्लस 0 यह लिख दिया कि खाली नहीं रखना है, इसके नीचे खाली छोड़ो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर हम ये बोलें कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो s से अगर मल्टीप्लाई किया रो अपॉन r को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पे करूंगा तो क्या बनेगा रो अपॉन r की पावर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर लिखो, यहाँ पे खाली छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब बनेगा, तो ये क्यूब वाले के नीचे लिखा जाएगा वो प्लस कितना बोलो, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया रो अपॉन r का स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रो अपॉन r का क्यूब इंटू बाहर 2, तो 2 इंटू रो अपॉन r का क्यूब, ठीक। अब इससे करेंगे रो अपॉन r से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा प्लस 3 इंटू रो अपॉन r की पावर 4, ऐसे, ठीक है, आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट जो है और इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2, तो क्या बनेगा देख लो s माइनस s इंटू रो अपॉन r, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, s को मैं क्या बनेगा 1 माइनस रो अपॉन r बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं s 1 माइनस रो अपॉन r इक्वल टू, देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस ये 0, इस टर्म से इस टर्म के अंदर से जाऊंगा, इधर 0 लिखा होगा, ठीक है पहला, तो क्या बनेगा रो अपॉन r प्लस इसके अंदर से ये माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 2 इंटू रो अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ पे रो अपॉन r का स्क्वायर, तो मतलब 2 के अंदर से 1 गया तो 1 ही बचा, तो रो अपॉन r का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से 3 के अंदर से 2 गया तो
क्या बनेगा, रो अपॉन आर की पावर क्यूब बनेगी प्लस रो अपॉन आर की पावर 4 बनेगी प्लस तो होना ऐसे। तो अब ये देखो जीपी की फॉर्म में आ जाती है। अब जीपी का हमें पता है क्या होता है, इसका सम क्या होगा बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है हमारे पास टोटल, रो अपॉन आर है। एक्चुअल में क्या होता है 1 अपॉन होता है वो, है ना, मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर होता है वो वाली, है ना। तो ए हमारे पास रो अपॉन आर है और डिफरेंस भी 1 अपॉन आर ही, रो अपॉन आर ही है। तो क्या बनेगा, रो अपॉन आर अपॉन 1 माइनस रो अपॉन आर। तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, वैल्यू क्या बनी इसकी, रो अपॉन आर अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करें तो आर माइनस रो अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या बनेगा रो अपॉन आर माइनस रो। ये वैल्यू किसकी आई है, एस इंटू 1 माइनस रो अपॉन आर की वैल्यू है। हमें एस की वैल्यू निकालनी थी, इसको उधर भेज दो। तो क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू रो अपॉन आर माइनस रो इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई करो आर माइनस रो अपॉन आर, तो आर ऊपर और ये आर माइनस रो, तो कुछ कटने पिटने का है नहीं, तो आर माइनस सॉरी आर इंटू रो अपॉन आर माइनस रो का स्क्वायर। ये वैल्यू आई है एस की। एस की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो, तो नीटा अपॉन रो, नीटा अपॉन रो इंटू ये, तो हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू, टोटल इसकी वैल्यू कितनी आई बोलो, ये वैल्यू आई नीटा अपॉन रो इंटू ये आर माइनस आर इंटू रो अपॉन आर माइनस रो का स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, तो क्या बनेगा नीटा इंटू आर अपॉन आर माइनस रो का स्क्वायर। ये बना है टोटल। ठीक है, समझ में आ गया वो सब कैसे कैसे किया मैंने। अब इन सब चीजों को मैं रफ कर रहा हूं, जो लिखा है इधर इसको मैं रफ कर देता हूं। थोड़ा सा पैसेंस रखना इसमें, ये क्वेश्चन आने लायक है पूरा पूरा। मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना मैं डायरेक्ट लिखता तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लिखता। ठीक है, अब देखो लेस देन इक्वल टू, अब बोले सर इधर क्या चल रहा था लेफ्ट में, तो हम भूल चुके हैं। वो चल रहा था एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी ऑफ जेड, इधर चल रहा था। इधर क्या बना, लेस देन इक्वल टू के अपॉन नीटा, के अपॉन नीटा इंटू अंदर क्या बना बोलो, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह ये आर अपॉन आर माइनस रो माइनस एन, नीटा 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 माइनस नीटा, फिर माइनस है बीच में, माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी आर अपॉन आर माइनस रो, फिर बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी आई एन इंटू नहीं नीटा, एन तो खत्म हो गया, नीटा इंटू आर अपॉन आर माइनस रो का स्क्वायर। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, क्या बनेगा के अपॉन नीटा इंटू इनका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आर माइनस रो माइनस एन नीटा और आर माइनस रो का स्क्वायर। इधर इधर वैल्यू रख लेके देख लेना एक बार, यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएंगी। ठीक है, वैल्यू रख देना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख लेता हूँ। क्या बनेगा के इंटू ऊपर क्या बनेगा के आर नीटा अपॉन नीचे क्या बनेगा आर माइनस रो माइनस एन नीटा 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 इंटू आर माइनस रो का स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास। अब मैंने पहले कहा था आपको कि एच का मोड जो है वो टेंडिंग टू जीरो लेके जाएंगे, मतलब एच का मोड क्या होता है नीटा होता है, नीटा को जीरो की तरफ टेंड करवाएंगे लास्ट में, तो जीरो की तरफ नीटा को टेंड करवाएंगे। तो देखो ये नीटा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ऊपर वाली पहली पूरी वैल्यू जीरो, नीचे ये नीटा जीरो हो जाएगा, बाकी ये और ये तो बच ही रहा है, आर माइनस रो का क्यूब बच जाएगा नीचे, तो ऊपर जीरो नीचे कुछ बच रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी जीरो, तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू जीरो आया। अब मोड है लेस देन जीरो तो होने से रहा, नेगेटिव तो होने से रहा, तो इसका मतलब इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू डैश और ये वैल्यू जी ऑफ जेड, इसका मतलब डैश और जी ऑफ जेड का डिफरेंस है वो जीरो आएगा, डिफरेंस जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड, ये आया। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। अब देखो हमने क्या कहा कि हर एक जो पावर सीरीज लेंगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, किसके अंदर, जो रीजन लिया था हमने सर्कल लिया था उसके अंदर, इसका मतलब हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। अब हमें ये देखना है कि वो तो ठीक बात है, डिफरेंशिएशन तो आ गया, लेकिन आपको ये देखना है कि जो जी ऑफ जेड आएगी उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो भी क्या सेम ही आएगी क्या एफ ऑफ जेड के इक्वल, तो हम बोल देंगे वे दोनों सेम है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अलग आ जाए, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अलग आ जाए, तो बोलूंगा इसका जो डैश आया है एफ ऑफ जेड का जो डैश आया है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर अलग आ गई, तो मैं बोलूंगा वो तो अलग फील्ड के अंदर, अलग क्षेत्र के अंदर, अलग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जाकर के एनालिटिक होगी, उसी के अंदर थोड़ी ना होगी, आर वाले के अंदर थोड़ी ना होगी। लेकिन अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी
क्या कि खुद का कोई फंक्शन है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसके डेरिवेटिव की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है। तो मैं बोलूंगा, तो यहां से लिख देना पीछे वाली थ्योरम से, हाँ, बाय प्रीवियस थ्योरम। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, उस थ्योरम का नाम लिखना है, क्या, डेरिवेटिव और फंक्शन दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है, मतलब पावर सीरीज एंड उसकी डेरिवेटिव्स है उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है, वो आपको लिखना है। ऐसा पूरी थ्योरम सोल्व नहीं करनी, बस ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक। तो आपको क्या पास क्या जाएगा, जो पॉलिनोमियल है, जो पावर सीरीज है वो डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो डिफरेंशिएशन वाली जो पावर सीरीज निकले उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी ओरिजिनल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की इक्वल ही थी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि वो एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक भी है, और कहां, सेम आरओसी के अंदर, उसी रीजन के अंदर वो भी डिफरेंशिएबल है और वो भी डिफरेंशिएबल है ना, तो मतलब उसी रीजन के अंदर डिफरेंशिएबल आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसी रीजन के अंदर वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो ये है, ठीक है। जो लास्ट में मैंने बोला है उसकी एक दो लाइन लिखनी है आपको नीचे, ओके। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं फटाफट, 2013 में आया हुआ है, हम बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन नहीं करवाए आपने, देखो आपको क्या निकालना है, आरओसी निकालनी है, फाइंड आरओसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है आपको। कोई क्वेश्चन है, मेरी बुक का है 4th क्वेश्चन, समेशन n फैक्टोरियल की पावर स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल और z की पावर n। मैंने क्या कहा था, सोल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, जो जनरल फॉर्म है उसमें चेंज कर लो। तो सॉल्यूशन जनरल फॉर्म क्या होता है, an इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर n इज इक्वल टू, यह है तो क्या बोलूंगा, समेशन n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल इंटू जेड टू दी पावर n, जेड टू दी पावर n, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करो z, ये तो यहां से क्या आया, हेयर a इज इक्वल टू तो आया 0, an क्या है, an ये है जो जेड माइनस ए के बाहर है, an तो an ही आया, तो an क्या बनेगा बोलो, n फैक्टोरियल की पावर स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल। आरओसी के दो फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an का मोड 1 अपॉन n, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। ये मैंने क्या था, यहां पर आपको किसी बुक में an अपॉन an प्लस 1 लिखा दिखेगा, लेकिन वो यहां पर 1 अपॉन आर की जगह 1 अपॉन आर की जगह r होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, सही है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है दोनों, है ठीक है, ये काम आते हैं। अब हमें देखो ये तो काम आने से रहा, क्योंकि n की पावर 1 अपॉन n करनी है, तो इसकी पावर 1 अपॉन n करोगे तो फालतू बात बन जाएगी। ये वाला फॉर्मूला लगा ले, तो आप यहां से क्या लिख लो, an प्लस 1 और लिख लो, तो an प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, n प्लस 1, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 लिख देते हैं, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 2n n की जगह लिखना है n प्लस 1, तो क्या बनेगा 2n प्लस 1, ये बनेगा ना, n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2n प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 2n प्लस 2 बन जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा 2n प्लस 2 की पावर नहीं फैक्टोरियल, ये बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an का मोड क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 क्या है, ये है n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा अपॉन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू, देखो an है, an उल्टा करके ऊपर लिख दूंगा तो ये उल्टा होकर लिख जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से ये कटा दो n प्लस 1, ये कटा दो n प्लस 1, ठीक है। यहां लिखो क्या बनेगा, 1 अपॉन आर को साथ में लेके चलना, वरना दिक्कत हो जाएगी, लास्ट क्लास में बताया था। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से क्या बना n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन ऊपर क्या है 2n फैक्टोरियल और है 2n फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा देखो ये 2n फैक्टोरियल काटना है तो क्या बनेगा 2n प्लस 2 इंटू
2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे को तो पता नहीं क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्या बोलूंगा डिटरमिनेंट फॉर्म में आती है। तो क्या करते हैं, जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता तो n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, तो यहां से n कॉमन आएगा, यहां से n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, n कॉमन आया तो यहां से भी, और n यहां से 2n स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां से क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। नीचे से n कॉमन ले लो, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, क्या बनेगा n स्क्वायर बाहर, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बाहर क्या लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखनी है, ठीक है। 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 1 अपॉन n 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 0 क्या बनेगा 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 4, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आई बोलो, r की वैल्यू कितनी आई 4, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। ये मेरी तरफ से मैंने यूनिट कंप्लीट करवा दी है, आप लोग देख लेना आराम से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो बता देना आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, कर लेना आराम से। ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।